हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आपका हिंदी का पेपर है और आप सभी की तैयारी उम्मीद करता हूँ अच्छे से हो गई होगी। आज मैं आपको हिंदी का जो मॉडल पेपर था बच्चा, उसका कुछ सॉल्यूशन भी बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि हिंदी का पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में, जिससे आप 3 घंटे 15 मिनट में उस पेपर को सॉल्व कर पाओ। अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको हर चीज बच्चा बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा, क्योंकि हिंदी में मेरे भी अच्छे नंबर आए थे। 90+ तो नहीं, शायद 85+ आए थे, ठीक है। बट अदर सब्जेक्ट में 90+ था। हिंदी में थोड़ा सा मेरा राइटिंग थोड़ा ऐसा ही है ना, इसी वजह से थोड़ा नंबर कम रह गया था। अदरवाइज हिंदी में भी अच्छा नंबर आता बच्चा, ठीक है। तो देखो, हिंदी का पेपर आपको मिल चुका है, आपने उसको थोड़ा सा पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद बच्चा आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को ये 5 क्वेश्चंस जो कि हिंदी गद्य से आते हैं, ये देखने को मिलते हैं बच्चों। ये हिंदी गद्य पर आधारित 5 प्रश्न होते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। यहां पर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चों। कितने ऑप्शंस आपको दे रखे हैं यहां पर? 4। भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश, रामकृष्ण रामकृष्ण दास। इसका राइट आंसर जो है बच्चा वो है संपूर्णानंद। शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है उसके लेखक बच्चों कौन है? संपूर्णानंद जी हैं, ठीक है। उसके बाद ख है, लल्लू लाल की रचना इनमें से कौन सी है? ऑप्शंस: सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी। अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप भी इनका आंसर बच्चों बाद में करते रहना। प्रीमियर वीडियो है फिर भी आप करते रहना, बिकॉज टेक्निकल इश्यू की वजह से हमें ये वीडियो इस टाइप से देनी पड़ रही है। इसका राइट आंसर बच्चों क्या है? प्रेम सागर। लल्लू लाल की रचना कौन सी है बच्चों? प्रेम सागर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, पर्दा कहानी जो है, पर्दा कहानी के लेखक हैं। अगर आपने देखो तैयारी अच्छे से कर रखी है तो आप आसानी से इनके आंसर कर सकते हो। पर्दा कहानी के लेखक बच्चों कौन है? यशपाल। अगर आपसे बोला जाता है कि पर्दा कहानी के लेखक बताओ तो आप आसानी से बता सकते हो भाई यशपाल हैं। घ है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन, रांगेय राघव। तो अगर आपको बाद में भी आंसर पता है, बाद में वीडियो देख रहे हो तो बाद में आंसर कर देना बच्चा, जिससे मैं पता चले कि आप अच्छे से तैयारी करके बैठे हो। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है बच्चों? विष्णु प्रभाकर जी हैं। उसके बाद बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। ए मतलब फर्स्ट ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सेकंड है सरदारपुर सिंह, थर्ड है वासुदेव शरण अग्रवाल एंड फोर्थ है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर बच्चों यही ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो बच्चा इन 5 क्वेश्चंस को अगर मैं करने के लिए आपसे टाइमिंग पूछूं कि अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप कितनी देर में आंसर कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर 5 मिनट हमारे लिए सफिशिएंट है। तो आपको यहां पर 5 मिनट का ही टाइम देना है। आप 5 मिनट से बच्चों ज्यादा का टाइम मत देना। अगर आप बोर्ड में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो 5 मिनट से टाइम ज्यादा बिल्कुल भी मत देना बच्चा। 5 मिनट में आपको ये क्वेश्चन बच्चा अच्छे से करना है। कितनी मिनट में करना है? केवल और केवल 5 मिनट में। आपको मैं 5 मिनट का टाइम दूंगा, 5 मिनट में आप आसानी से इनका आंसर कर सकते हो। मैंने तरीका बता रखा है। उत्तर आप कौन सा कर रहे हो? 1 कर रहे हो ना। इसके क ख ग घ 4 ऑप्शंस मतलब 4 क्वेश्चंस लिख लो। घ अड़ा, अगर मुझे अच्छे से आता है भी का क्या था, दूसरा था, आपने लिख दिया, ये था वो था ये था वो। 5 मिनट बहुत है। 5 मिनट से ज्यादा का टाइम आपको बिल्कुल भी मत देना। टाइम मैनेजमेंट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 का कामायनी जो है ये किस युग की रचना है? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग एंड प्रगतिवादी युग। तो याद रखना बच्चों, कामायनी जो रचना है ये छायावादी युग की है। किस युग की है बच्चों? छायावादी युग की है। ख है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? ऑप्शंस हैं अग्रदास, तुलसीदास, नंददास, रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चा याद रखना, इन सभी में से जो प्रगतिवादी युग के हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। उसके बाद तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष सभी को पता है 1943 ईस्वी है बच्चों। कितना है? 1943 ईस्वी है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस तो आपको आते होंगे। ज्यादा टिपिकल नहीं, आप आसानी से इनको कर सकते हो बच्चा, ठीक है ना। आप आसानी से इनको कर सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। ओके, तो देख लीजिए तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 ईस्वी है। ये क्वेश्चंस 3 हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अगर आप जानते हो तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो कि आखिर इनका आंसर बच्चों क्या है।
प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती या कामायनी। तो बच्चा द्विवेदी युग की इनमें से जो रचना नहीं है वो है कामायनी। कौन सी? कामायनी जो है ये द्विवेदी युग की रचना नहीं है। किस युग की नहीं है बच्चों? द्विवेदी युग की नहीं है। उसके बाद अड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत। ये मामा नहीं है, ये यामा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यामा ही है। यामा एक महाकाव्य नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो प्रश्न नंबर 2 है, आपको इसको करने के लिए कितना वक्त चाहिए, तो आप कहोगे सर 5 मिनट इसके लिए भी बहुत हैं। सर 5 मिनट में हम आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चा मैं इसके लिए भी आपको 5 मिनट का ही टाइम दूंगा। आप 5 मिनट में इसको सॉल्व करोगे। अभी तक हमारा 10 मिनट खत्म हो चुका है और कोशिश करना क्रम से ही आंसर कर पाओ। ऐसा करने से क्या होगा? आप एग्जामिनर को इंप्रेस कर पाओगे। आपका पहला टारगेट यही होना चाहिए कि आपको एग्जामिनर को बच्चा इंप्रेस करना है। बिकॉज अगर आपने एग्जामिनर को इंप्रेस कर दिया तभी आप बोर्ड में अच्छा स्कोर करने वाले हो भाई। अगर आपने शुरुआत में गलत गलत आंसर कर रखे हैं या फिर एग्जामिनर को कभी, अब ऐसे प्रश्न नंबर 2 है, इसका आपने ख बता दिया, फिर लास्ट में जाके का बता दिया, फिर बीच में आपने कुछ और बता दिया, तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, वो सोचेगा कि बच्चा उसको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होता है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दिए गए गद्यांश पर आधारित, तो जो आपको गद्यांश 2 दे रखे होते हैं, एक आपको ये दे रखा है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है। अब इसके आधार पर आपसे क्या बोलेगा, इसका आपको संदर्भ लिखना, मतलब किस चैप्टर से लिया गया है और उसके लेखक कौन से हैं। ये होता है संदर्भ का मतलब कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य गरिमा के किस पाठ से लिया गया, आपको संदर्भ में बता देना है। दूसरा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन लिखने से मतलब नहीं है, आप क्या करोगे, जैसे आपने लिख दिया उत्तर नंबर 3 लिख दिया, अब उसने पहला आंसर दे रखा है तो आप लिख सकते हो यहां पर पहले का आंसर और यहां लिख दोगे आप संदर्भ। तरीका समझ लीजिए, संदर्भ में आपने लिख दिया। उसके बाद दूसरा क्या है, इसने बोला है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, धरती को वसुंधरा आखिर क्यों कहा गया है। तो आप इसको सही तरह पढ़ोगे, आपने सही तरह पढ़ रखा है तो आप आसानी से इनको पढ़ सकते हो। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत सारे अमूल्य भंडार हैं, सोना चांदी तांबा सब पृथ्वी के अंदर भी उपस्थित है बच्चा, इसी वजह से हम इसको वसुंधरा भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो रेखांकित अंश है, इन्होंने रेखांकित अंश नहीं कर रखा है, तो यहां पर कुछ पार्ट है ना रेखांकित होता है, ऐसे करके है ना रेखांकित हो रहा होगा, आपको उसी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, आप पूरे की व्याख्या मत करना। और हिंदी गद्यांश में क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा अपनी भाषा में भी इसको बनाकर लिख दोगे ना तो एग्जामिनर बच्चा आपको पूरे नंबर दे देगा। तो हिंदी गद्यांश आसानी से आप कर पाओगे बच्चा, इसकी व्याख्या आप आसानी से कर सकते हो। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, तो आप इसको सही तरह एक बार पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा बच्चा कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाए, तो आप इसी से आसानी से समझ गए कि आखिर पृथ्वी की देह को किसने सजा रखा है। पांचवा है, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हो, सजाए हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की हमें जांच पड़ताल करती रहनी चाहिए, जांच पड़ताल इसकी आवश्यक है। तो आप आसानी से ये 5 क्वेश्चंस कर सकते हो और इसके लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। और ये आपको अथवा में भी एक दे रखा, तो आपको एक करना है, अशोक का फूल वाला चैप्टर है, या तो आप ये वाला करो, इसके 5 क्वेश्चंस के आंसर करो, अदरवाइज आपको ये करना, दोनों में से एक करना है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चंस के आंसर देने बच्चा, और इसके लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आपके लिए बच्चों, केवल और केवल 15 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, ये 15 मिनट में सॉल्व करना। और आसानी से मेरे दोस्त 15 मिनट में, मैं बहुत टाइम दे रहा हूं आपको, 15 मिनट के आप इसको सही तरह करोगे ना तो 10 मिनट में आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो 15 मिनट का टाइम आपके लिए बहुत है। ये तरीका जान लो बच्चा, लास्ट तक बने रहना, हर चीज आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, तो आप इस पद्यांश को पढ़ोगे, इसके आधार पर आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है, उसके बाद 5 क्वेश्चंस आपको देता है वो, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है बच्चों। तो आपको 10 अंक तो ये दे जाता है और 10 अंक आपको गद्यांश से मिल जाते हैं। ठीक है, मिल जाते हैं, और 5-5 अंक आप पहले से ही कर बैठे हो भाई।
ठीक है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो अब तक हम 4 क्वेश्चन तक अथवा में 2 दे रखे होते हैं, मतलब दोनों में से आपको एक करना है। एक क्या है, आप इसके आधार पर ही 5 क्वेश्चन के आंसर करोगे बच्चा। सिंपल है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, 15 मिनट में आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, 15 मिनट में बहुत दे रहा हूं बच्चा इनके लिए, आप 15 मिनट में पूरा सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, 15 मिनट में इसके लिए दे रहा हूं, 15 मिनट में आपके 10 अंक यहां से क्लियर होने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, 5 मिनट में हम लोगों ने हिंदी गद्य पर आधारित 5 क्वेश्चंस किए 5 अंक के, 5 मिनट में हमने फिर अगले क्वेश्चंस किए 5 अंक के, फिर 15 मिनट में हमने क्या किया, 15 अंक का अपना गद्यांश सॉल्व किया, फिर हमने अगले 10 अंक का, फिर अगले 15 मिनट में हमने 10 अंक का फिर से सॉल्व कर लिया, 5 बार 10। अभी तक हम लोग 30 मार्क्स कंप्लीट कर चुके हैं, 30 मार्क्स का पेपर कर चुके हैं। 15 15 30 और 40 मिनट में, 40 मिनट में 30 मार्क्स आप अचीव कर चुके बच्चा, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं। उसके बाद कोशिश करना कि आप सीरियल से ही पेपर को करो बच्चा, एग्जामिनर पर एक अलग इंप्रेशन पड़ेगा। और कॉपी में को थोड़ा साफ साफ लिखने की कोशिश करना, आप गुचुम मत कर देना, मतलब पास पास लिख दोगे तो एग्जामिनर को स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि आखिर आप क्या कर रहे हो या क्या लिखना चाहते हो बच्चा। ठीक है, तो आपको एग्जामिनर को डिप्रेस नहीं करना बच्चा। फिर 5वां आता है क और ख। 3 जीवन परिचय साहित्यिक परिचय, आपको 3 लेखक दे रखे हैं, इनके में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए, याद रखना साहित्यिक परिचय कह रहा है, वो जीवन परिचय नहीं कह रहा। कुछ बच्चे इतने ग्रेट होते हैं वो जीवन परिचय कि महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में इस सन में हुआ था, इनके पिता का नाम ये था, इनके पिता ये करते थे, इनकी मम्मी ये करती थी, इनको ये मिला वो मिला, ये किया वो किया, ऐसा नहीं करना आपको। आपको जीवन के बारे में थोड़ी सी बातें बताते नहीं, मैं आपको ये तरीका सारा बता चुका हूँ, हमारे हिंदी वाले सर आपको बता चुके हैं। उसी टाइप से आपको एक का लिखना और ज्यादा नहीं, आपको केवल 80 शब्दों में ये पूरा का पूरा खत्म करना, मतलब एक पेज अगर आप भर दोगे ना तभी सफिशियंट है। ये मत कोशिश बेटा, कॉपी थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, तो आपको 80 शब्दों में किसी एक लेखक का और किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए कृतियां लिखनी है। और इसके लिए मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं देने वाला हूं, इसके लिए आपको लिमिटेड टाइम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, आपको लिमिटेड टाइम देने वाला हूं। तो जीवन परिचय के लिए हमने 10-10 मिनट का टाइम आपके लिए निकाला है। 10 मिनट आप इसके लिए दोगे, आप 10 मिनट में आसानी से लिख लोगे, मुझे पता है, और 10 मिनट में आप ये सॉल्व करोगे बच्चा। ठीक है, 80 शब्दों का याद रखना, 80 शब्दों में आपको लिखना है, ज्यादा शब्द आपको नहीं लिखने बच्चों, 80 शब्दों में खत्म करना है। ठीक है, और वही सुंदर सुंदर, जैसे आप उत्तर नंबर 5 कर रहे हो ना, तो आप लिखोगे उत्तर नंबर 5 डाल दिया, उसके बाद का, उसके बाद कौन सा सॉल्व कर रहे हो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो लिख दो आचार्य, बड़े बड़े अक्षरों में दिखना चाहिए एग्जामिनर को, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद इस पर अंडरलाइन कर देना, जिससे कि एग्जामिनर को अलग ही इंप्रेशन। उसके बाद यहां लिखोगे थोड़ा सा जीवन से रिलेटेड, तो लिख दोगे जीवन परिचय, 3-4 लाइन आप जीवन परिचय की बता दीजिए। उसके बाद आप लिखोगे साहित्यिक परिचय, उसके बाद आपको लिखनी है कृतियां। ऐसे आपको 3 फॉर्मेट में बच्चा ही खत्म करना है। अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तभी आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। आप ऐसे लिखना जो आपको बताया जा रहा है। 5 अंक आपके इसके लिए होते हैं, इसमें 3 अंक आपके साहित्यिक परिचय के लिए होते हैं और 2 अंक आपके कृतियों के लिए होते हैं। ठीक है, सेम यहां पर 3 अंक साहित्यिक परिचय और 2 अंक कृतियों के लिए। तो 5-5 अंक के बच्चों ये पूछे जाते हैं, तो 10-10 मिनट में आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो। तो ज्यादा टाइम आपको इनको देने की जरूरत नहीं है। अथवा पंचलाइट, दोनों में से एक कहानी तैयार कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, शब्द सीमा ज्यादा नहीं, अधिकतम 80, अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो जो भी आपको आता है, जो भी आपको पता है, अगर आपको बहादुर कहानी का सारांश पता, सॉरी उद्देश्य पता है तो आप वो लिख लीजिए, पंचलाइट कहानी का पता है तो वो लिख लीजिए। अगर ये भी नहीं आता है तो आप ध्रुव यात्रा जो कहानी है उसकी कथा वस्तु या सारांश अपने शब्दों में लिख सकते हो। शब्द सीमा ज्यादा नहीं, अधिकतम 80 शब्द है। ये बच्चों आपसे 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 5 मार्क का क्वेश्चन है। और इसको करने के लिए मैं आपको टाइमिंग जो देने वाला हूं बच्चा, वो भी है 10 मिनट। आपको 10 मिनट में ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व करना है। 10 मिनट का टाइम बहुत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर। तो जो भी आपके जिले में खंड काव्य है अपने टीचर से पूछ लेना, जो भी हिंदी वाले टीचर हो, आपके कॉलेज वाले हो, उनसे पूछ लेना सर हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य है। वैसे हमारे टीचर भी आपको बता चुके हैं कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य है। जैसे आपके किसी के में श्रवण कुमार है, तो श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्या हमें सभी करने होते? बेटा सभी नहीं करने होते, आपके जिले में जो है आपको वही करना है। अगर आपके पहला है तो पहला करिए, दूसरा है तो दूसरा करिए, जो भी है आपको उसी तरीके से लिखना है। जैसे उत्तर नंबर 7, अगर आपके में पहला है तो आप लिख दीजिए पहला, अगर आपके में दूसरा है तो लिखिए दूसरा। ठीक है, दूसरे का मतलब रश्मि रथी, यहां लिख दिया ना बड़े बड़े अक्षरों में, रश्मि रथी खंड काव्य। ठीक है, खंड काव्य का
खंड काव्य का सारांश या कथा वस्तु, उसके बाद आप जैसे लिखना चाहते हो उसकी कथा वस्तु अपने भाषा में लिख सकते हो, जो भी आपके सिलेबस में हो, जो भी आपके जिले में हो बच्चा, उसके आधार पर आपको उसी टाइप से लिखना है। ये तरीका जान लीजिए। और इसके लिए मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं देने वाला हूं बच्चा, इसके लिए भी मैं आपको केवल और केवल 10 मिनट का टाइम दूंगा। और ये भी बोर्ड में बच्चा 5 नंबर आपको देके जाएगा, तो आपको ज्यादा टाइम इसके लिए नहीं देना है। 10 मिनट में आप आसानी से इसको कर सकते हो। मैंने ये टाइमिंग अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको दिया है, तो आपको ज्यादा रामायण लिखने की बच्चा जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका ये पूरा का पूरा वही है, जो भी आपके जिले में हो आप उसको कर देना पेपर में, ठीक है। उसके बाद आपका पार्ट हिंदी का पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखो इसको करना कैसे होता है, जैसे आप उत्तर नंबर 8 लिखोगे, तरीका जान लीजिए, ठीक है। 8 लिख दिया, अब आप का को सॉल्व कर रहे हो तो आप लिख दिए यहां पर का। उसके बाद जैसे आपने का में से कोई सा भी ये करिए या ये करिए, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत में से इसका कुछ ले लीजिए, महामना। तरीका बता रहा हूं आपको कैसे करना है, अगर एग्जामिनर को इंप्रेस करना है तो। महामना विद्वान, ठीक है। उसके बाद डैड डैश करिए और लास्ट के वर्ड लिख दीजिए ये स्वभाव एवासीत, स्वभाव एवासीत लिख दीजिए। उसके बाद ब्राह्म लगा दीजिए। उसके बाद उसने जो जो बोला है किसी एक का संदर्भ, पहले आप संदर्भ लिखिए कि ये जो लिया गया है संस्कृत गद्यांश कहां से लेके आए। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका जो भी हो, ठीक है, उसके इस पार्ट से लिया गया है। उसके बाद आप लिखोगे इसका हिंदी अनुवाद। ये तरीका बता रहा हूं आपको लिखने का। अगर आप एग्जामिनर को इंप्रेस करना चाहते हो तो आपको इस टाइप से ही बच्चा लिखकर आना है। सेम आपको ये वाला करना है ख, फिर उत्तर नंबर 8 का ख डाल देना। उत्तर जरूर लिखना, कौन सा प्रश्न आप कर रहे हो ये आपको जरूर लिखना है बच्चा। तो आपको जो भी आता है आप एक को करोगे, दोनों में से एक को आपको करना है। पहले आपको संदर्भ बताना, मतलब कहां से लिया गया है, उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद बताओगे बच्चा। तो ये भी क्वेश्चन बच्चा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मैं दोनों के लिए टाइमिंग आपको बता दूं थोड़ा सा, मैं इनके लिए भी 10-10 मिनट का टाइम दूंगा। तो इसके लिए भी 10 मिनट आपको दिए जा रहे हैं और इसके लिए भी आपको 10 मिनट मिलेंगे। और नंबरिंग की बात करूं तो भाई ये 7 मार्क्स का आपसे ये पूछा जाएगा, जिसमें से 2 नंबर संदर्भ के लिए और 5 नंबर हिंदी अनुवाद के लिए। सेम यहां पर 7 नंबर का ये आता है, 2 नंबर संदर्भ और 5 नंबर हिंदी अनुवाद के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये तरीका जान लीजिए, इसी टाइप से आपको सॉल्व करके आना है पेपर को, तभी आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। अब निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर, जैसे आपको कोई भी चारों में से जो भी आता है, ठीक है, चारों में से जो भी आपको आता है, जैसे आपको तलवार की धार पर चलना आता है, ठीक है, आपने ये लिख दिया। उसके बाद इसका अर्थ लिखिए, अर्थ क्या है। उसके बाद इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है, तो नीचे लिख दीजिए वाक्य प्रयोग, ठीक है बच्चों, ऐसे लिखना है। तो अर्थ और वाक्य प्रयोग अगर आप ऐसे लिखोगे तभी आपको पूरे नंबर वो देने वाला है, ठीक है। इसके लिए जो नंबरिंग है बच्चा वो है 2 नंबर। इसके लिए आपको 2 नंबर एग्जामिनर देने वाला है, इसके लिए 2 नंबर है। और मैं टाइमिंग आपको 5 मिनट तो बहुत दे रहा हूं वैसे, फिर भी चलो एक टाइमिंग आपको दे दिया, 5 मिनट में आपको ये सॉल्व करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 का है शब्दों के संधि विच्छेद सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है इसका जो भी सही है तथा प्लस अपी, ठीक है, आपने ये लिख दिया। आपको लिखना कैसे तरीका जानना है, तो यहां लिखोगे उत्तर नंबर 10, ठीक है। उसका आप क्या कर रहे हो, का सॉल्व कर रहे हो। का आपका कौन सा क्वेश्चन है, पहला है। पहले का आपका कौन सा सही है, बी, तो आप बी लिख दीजिए, ठीक है। क्या सही है, तथा प्लस अपी। तो ऐसे करके अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे देगा, एक भी नंबर वो काटेगा नहीं, टेंशन मत लीजिए। गायक का दूसरा वो खा चुके हैं, तो ये 3 आपसे संधि विच्छेद पूछेगा, 3 मार्क्स आपको संधि विच्छेद देके जाएंगे। और इसके लिए 5 मिनट का टाइम आपके लिए सफिशियंट है। 5 मिनट क्या यार, 2 मिनट में आप इसको कर सकते हो अगर आप इसको सही तरह सॉल्व करोगे तो बच्चों, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, दिए गए निम्नलिखित, ये विभक्ति और वचन, ये भी आई थिंक आपसे 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन बताइए। तो आत्मना में विभक्ति और वचन क्या है, इसमें से जो भी आपका सही है वो आपको टिक कर देना बच्चा। तो ये 2 पूछे जाते हैं एक एक नंबर में, ये 2 आपसे पूछे जाएंगे एक एक नंबर में। तो जो भी आपका सही है वो आप बता दोगे। और विभक्ति और वचन की वीडियो आज आपको मिल जाएगी, थोड़े इंपॉर्टेंट आप लोग तैयार कर लेना, बिकॉज इसका अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो बहुत बड़ा है, वो आपकी समझ में बच्चा नहीं आने वाला। उसके बाद प्रश्न नंबर 11, इस शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। और उसके लिए ऊपर वाले के लिए और नीचे संधि विच्छेद के लिए बच्चा, संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन इन दोनों के लिए टाइमिंग आपको 5 मिनट दे रखा है, ठीक है। तो विभक्ति और वचन और ऊपर वाला इन दोनों के लिए टाइमिंग आपके लिए 5 मिनट है, आप आसानी से कर सकते हो अगर आपको ये तैयार है तो। शब्द युग्म, वसन, व्यसन, आप एक बार इसको करिए, खुद से करिए, तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी आखिर कैसी है बच्चा, ठीक है। तो आप इसको करने का प्रयास करना। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 में आपसे शब्द युग्मों का सही अर्थ, ठीक है बच्चों, ये आपसे 2 अंक के ये पूछे जाते हैं, ठीक है, ये 2 अंक के ये आएंगे। उसके बाद ख
शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ, कोई भी एक शब्द उठा लो उसके दो अर्थ लिख दीजिए, कोई भी एक शब्द जो भी आपको आता है उसका एक शब्द के दो अर्थ आपको लिखने हैं। फिर ग, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जो आंखों के सामने हो, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। तो ठीक है ना। उसी तरीके से आपसे एक और पूछा गया है, जानने की इच्छा रखने वाला उसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता हो। ठीक है, तो आप इनको कर सकते हो। उसके बाद घ, दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, तो जो भी आपको दो वाक्य आते हैं उनको आप शुद्ध करके लिख सकते हो। इसके लिए मैं आपको सभी के लिए 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं बच्चा। आप लोग 10 मिनट में इन सभी को सॉल्व करोगे, आसानी से 10 मिनट में कर सकते हो। टाइमिंग और इतने इजी है कि आप 10 मिनट में क्या और उससे पहले कर पाओगे, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से पेपर को सॉल्व करोगे बच्चा, तभी ये पूरा पेपर सॉल्व होने वाला है। टाइमिंग को कॉपी किताब पेन तो लेके जाओगे, 2-4 एक्स्ट्रा पेन लेके जाना, उसके साथ साथ घड़ी को जरूर लेके जाना भाई। और कैलकुलेटर वाली घड़ी यूज मत करना, सिंपल वाली घड़ी यूज करनी है आप सभी को, ठीक है। उसके बाद रस छंद व अलंकार वाला कंडीशन आ जाता है, रस छंद अलंकार, ठीक है। चलो इन्होंने छंद और अलंकार ऊपर नीचे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वीर रस अथवा हास्य रस कोई एक करना है। इसका स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए, और श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए, ठीक है। तथा आएगा, वैसे अथवा नहीं होगा। दोहा अथवा सोडा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण, यहां पर तथा रहेगा, इन्होंने अथवा कर दिया है, सभी में तथा रहेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों चीजें पूछे जाते हैं, तो 2 मार्क्स इसके लिए, 2 इसके लिए और 2 इसके लिए होते हैं बच्चा। और 6 मार्क्स के लिए मैं आपको टाइमिंग ज्यादा नहीं दूंगा, नहीं तो आप बिगड़ जाओगे, ठीक है। 15 मिनट का टाइम आपके लिए सफिशिएंट है। अब 15 मिनट में आप इसको सॉल्व करोगे। क्या करोगे? उत्तर नंबर 12 का, अगर आपको क आता है तो क में जो भी आता है आपको, वीर रस आता है, हास्य रस आता है, हास्य रस लिखोगे। हास्य रस का आपको पहले क्या लिखना है? लक्षण। लक्षण का मतलब होता है इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। लक्षण लिख लिया, उसके बाद उसका उदाहरण लिखोगे अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो। उसके बाद आपको स्पष्टीकरण बताना है कि इसमें स्थायी भाव क्या है, उद्दीपन क्या है, इस तरीके से होता है, वो सारी चीज आपको स्पष्टीकरण में बता देनी है, तभी एग्जामिनर आपको 2 नंबर देने वाला है। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 होता है बच्चा, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन अथवा प्रार्थना पत्र, या फिर अगर आपको ये नहीं आता तो शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। तो ये भी हम आज आपको करा देंगे बच्चा, एक्स्ट्रा में टेंशन मत लीजिए। आप लोगों के लिए ये जो है बच्चा, इसके लिए मैं आपको 10 मिनट का टाइम दूंगा, और ये एग्जाम में आपको 6 मार्क्स देके जाएगा। उसी तरीके से बच्चा ऐसे राइटिंग होता है, ऐसे में आप इतने दे रखें, केवल एक करना है, जो भी आपको आता है उसको आप कर सकते हो। देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है, आतंकवाद की समस्या बहुत ज्यादा है, तो देखो यहाँ पर एक तो कोविड से रिलेटेड, कोरोना से रिलेटेड आपका ऐसे पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। और इसके लिए 20 मिनट का टाइम मैं आपको दूंगा, 20 मिनट का टाइम दे दिया, और ये 9 मार्क्स का बोर्ड में आता है बच्चा। इस पूरा पेपर करने के बाद बच्चा 15 मिनट पूरा आप एवरेज कर लेना, आपके पास फिर भी 15 मिनट बच जाएंगे। तो उन बचे हुए 15 मिनट से आपको क्या करना है? अपनी कॉपी को एक बार रीचेक जरूर करना है। कॉपी को आप सभी को रीचेक करने से क्या होगा बच्चा, गलती से क्या होता है, हम एक आधो क्वेश्चंस को सोच लेते हैं कि बाद में करेंगे, और आप ऐसा नहीं कर पाते। रीचेक में कुछ गलतियां भी हमको पता चलती हैं बच्चों, तो आप कॉपी को रीचेक एक बार जरूर करना, जिससे आप गलतियों को भी निकाल पाओगे कि मैंने क्या गलती कर रखी है। अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो आप उसको भी चेक कर पाओगे। उसके बाद कॉपी पर आपको रोल नंबर भाई बिल्कुल भी मत लिखना, ठीक है। रोल नंबर आप बिल्कुल मत लिखना, नाम आपको नहीं लिखना है, ठीक है। और अगर आप ऐसे लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, तो अपना नाम ना लिखकर, ठीक है, वहां लिख देना आ बा सा, नाम आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना। सभी बच्चे ध्यान से सुन लें, पत्र लिख रहे हो तो नाम अपना बिल्कुल भी मत लिखना, नाम के नीचे आबासा लिख देना, बस सफिशिएंट है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका 100 नंबर का आज पेपर आने वाला है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद करता हूं आपके लिए पेपर अच्छे से जाएगा बच्चा। आपको जो बताया गया वो आप सभी को फॉलो करना है। ये टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चा। तो क्लास आपको कैसे लगी यार, कमेंट करके बताना। लाइक और शेयर में कंजूसी बिल्कुल भी मत किया करो, लाइक और शेयर बच्चा कर दिया करो। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अदर सब्जेक्ट की। आगे जो पेपर होंगे उसके लिए आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके बच्चा, बाय बाय। वीडियो को हर जगह फैला दो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।